अब हम शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, इट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स। अब पूरा मैं अगर आपको ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 17 तक का एक अगर ब्यौरा दूं कि हम क्या क्या करने वाले हैं, तो हम जनरली हर ग्रुप के अंदर कुछ कॉमन केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे हम हर ग्रुप के अंदर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर चर्चा करेंगे, हम हर ग्रुप में उनकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन डिस्कशन करेंगे, रिएक्शन विद हेलोजेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन सम ग्रुप्स विल डिस्कस द रिएक्शन विद वाटर, इन सम ग्रुप्स विल डिस्कस देयर रिएक्शन विद हाइड्रोजन, देयर रिएक्शन विद मेटल्स। ये कॉमन रिएक्शंस जो हैं यही आपके सिलेबस में है। तो आइए शुरू करते हैं अब हम हमारा टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 13। इसमें पहला जो टॉपिक आपको डिस्कस करना है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप नंबर 13 में हमने ये पढ़ा कि इनका जो इन जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल का वो NH2NP1 है। NH2NP1 मतलब आउटरमोस्ट शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इनका जो एक कॉमन स्टेट आएगा वो +3 आएगा। एंड ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट ये +3 के अलावा +1 स्टेट भी शो करेंगे इन देयर कंपाउंड्स। अब नॉर्मली डाउन द ग्रुप जाने पे ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें यह पता है कि +1 स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। इसलिए बेटा बोरॉन एल्यूमिनियम ये जब भी अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं ये इनके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन +3 स्टेट में करेंगे। गैलियम, इंडियम, थेलियम ये +1 और +3 दोनों ही स्टेट्स में अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, बट डाउन द ग्रुप जाने पर +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। थेलियम अपने मेजर ऑफ द कंपाउंड्स +1 स्टेट में शो करता है, तो कॉमन स्टेट +1 +3 है। बोरॉन एल्यूमिनियम +3 स्टेट में अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे। गैलियम, इंडियम, थेलियम +1 +3 दोनों ही स्टेट में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, बट +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में जब अपन ने एग्जांपल किया था वहां अपन ने ये एक्सप्लेन किया था कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी ग्रुप की उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसलिए ग्रुप नंबर 13 का मैक्सिमम स्टेट +3 होने की वजह से थेलियम में जब चार्ज +3 आएगा Tl3+ आयन जो है इसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बहुत ज्यादा रहेगा। एट द सेम टाइम जब हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं बोरॉन छोटा साइज होने की वजह से इसके जो सम ऑफ 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं I1, I2 एंड I3 का जो समेशन है ये बहुत ज्यादा बड़ा समेशन आता है। प्रैक्टिकली इतनी हाई एनर्जी देकर बॉन्ड फॉर्मेशन करना थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं होगा। दैट इज वाई बोरॉन अपने कंपाउंड्स की जब भी फॉर्मेशन करेगा बोरॉन के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन +3 स्टेट में होगी, लेकिन कंपाउंड कौन से फॉर्म करेगा, वो कोवैलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बोरॉन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बोरॉन के कंपाउंड्स का बिहेवियर कैसा होगा, कोवैलेंट होगा। जस्ट कीप इन माइंड बिकॉज द सम ऑफ 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज इज वेरी हाई। असर्शन रीजन के अकॉर्डिंग एक सही स्टेटमेंट है ये कि बोरॉन मेजरली अपने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन +3 स्टेट में जब करता है कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। कारण बोल सकते हैं आपसे ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन द सम ऑफ 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज इज वेरी हाई। आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई है, इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, शेयर जरूर कर सकता। ये इस स्टेटमेंट का मतलब है। तो आइए अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड रिएक्शन ऑफ ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स दैट इज रिएक्शन विद एयर। जब हम एयर की बात करते हैं, एयर का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, एयर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब जब भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगी हमें हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा। बट वेरी हाई टेम्परेचर जब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं
जब ग्रुप 13 के एलिमेंट्स नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं? एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। दे फॉर्म एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये तो हमने डिस्कशन कर लिया रिएक्शन विद नाइट्रोजन के साथ, लेकिन रिएक्शन विद एयर में ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन के साथ जब भी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे, ये फॉर्म करेंगे E2O3 टाइप का ऑक्साइड। जैसे बोरॉन अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये फॉर्म करता है B2O3। अगर एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये फॉर्म करेगा Al2O3। लेकिन द पॉइंट इज बोरॉन अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में अनरिएक्टिव होता है। कारण क्या है? हमने आपसे डिस्कशन किया इस बात का कि बोरॉन अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में अनरिएक्टिव है। कारण क्या है इसका? आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसकी स्ट्रॉन्ग लैटिस होती है, बट बोरॉन अपने एमोर्फस फॉर्म में रिएक्शन शो कर सकता है। यहां ये जो बोरॉन आपको मेंशन करके दिया है, ये जो है बेटा इसका एमोर्फस फॉर्म है। ऑक्सीजन जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर जब इनकी रिएक्शन होगी, मान लेते हैं कि एक एल्यूमिनियम का ये पीस है, इसकी आप रिएक्शन करा रहे हो ऑक्सीजन के साथ। तो नाउ व्हाट विल हैपन हियर? ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिन ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो लेयर बनी है ऑक्सीजन के ऊपर, ये लेयर बनी है बेटा Al2O3 की लेयर। ये लेयर इसने बना लिया Al2O3 का। ठीक है, और अंदर एल्यूमिनियम मेटल है। दिस इज एल्यूमिनियम मेटल। दिस लेयर ऑफ Al2O3 इज ए प्रोटेक्टिव लेयर। ये फर्दर एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करने देता। एम आई क्लियर विद दीज पॉइंट्स? बोरॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में नॉट रिएक्टिव, अमोर्फस फॉर्म में रिएक्ट करेगा, और एल्यूमिनियम जो है इस पे Al2O3 का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता विद ऑक्सीजन। Al2O3 की लेयर प्रोटेक्टिव है बिकॉज इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एंड एज वी डिस्कस्ड कि हाई टेम्परेचर पे ये मेटल्स नाइट्रोजन से रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। एल्यूमिनियम जब नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन करेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स, ये जो ऑक्साइड बन रहे हैं B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 एंड Tl2O3, इन ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा? तो वैसे तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इनका डिस्कशन किया जाता है। तो B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 एंड Tl2O3। यहां पे B2O3 ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। Al2O3 एंड Ga2O3 ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। सिमिलरली In2O3 एंड Tl2O3 ये दोनों बेसिक ऑक्साइड है। तो ग्रुप नंबर 13 में एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स कैसे हैं? एम्फोटेरिक हैं। बोरोन का ऑक्साइड एसिडिक है, एंड इंडियम ऑक्साइड एंड थेलियम ऑक्साइड ये दोनों कैसे हैं? बेसिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि जैसे जैसे आप B2O3 से Tl2O3 की तरफ मूव कर रहे हो, इन ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। एंड व्हाट द रीजन कि इनका बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है? आप यहां पे भी एक जनरलाइज स्टेटमेंट सोच सकते हो। मेटल्स, जनरली मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। और डाउन द ग्रुप आने पे मेटेलिक नेचर इंक्रीज करेगा, बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा।
और बेसिक नेचर इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है कि IN2O3 एंड Tl2O3 इन दोनों के ऑक्साइड्स कैसे बेसिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक एंड B2O3 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। और क्योंकि B2O3 एक एसिडिक ऑक्साइड है, ये क्या कर सकता है, बेस के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। और जब ये बेस के साथ रिएक्शन शो करेगा तब ये क्या बनाता है, बोरेट्स की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करेगा ये फॉर्मेशन करेगा बेटा बोरेट्स की। जैसे कि मेटाबोरेट, मेटाबोरेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मेटाबोरेट का फॉर्मूला होता है BO2 चार्ज -1। ऐसे ही टेट्राबोरेट फॉर्मूला होता है B4O7 पे चार्ज 2-। टेट्राबोरेट में आपको नाम में ही दिख रहा है ना बेटा, 4 बोरॉन है टेट्राबोरेट। मेटाबोरेट BO2-। ओके, ये बोरेट्स की फॉर्मेशन करता है। जैसे B2O3 जब बेस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, ये सबसे पहले फॉर्म करता है सोडियम टेट्राबोरेट। तो Na2B4O7 इज सोडियम टेट्राबोरेट। अभी सोडियम टेट्राबोरेट को अगर आप फर्दर हीट करते हो, ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम मेटाबोरेट। तो Na2B4O7 को हीट करने पे फॉर्म कर रहा है NaBO2 प्लस B2O3। सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3 की फॉर्मेशन हो रही है वापस से यहां पे। अब ये जो मिक्सचर है NaBO2 NB2O3, इस मिक्सचर को बोला जाता है बोरेक्स बीड। ये बोरेक्स बीड ये हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस। ये एक सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस का एक टेस्ट है, बोरेक्स बीड टेस्ट, जिसके अंदर हम बोरेक्स Na2B4O7.10H2O का यूज करते हैं टू डिटरमिन कि इन अ गिवन सॉल्ट, जो भी सॉल्ट आपको गिवन होगा, क्या उसमें जो कैटायन है वो एक ट्रांजिशन मेटल है क्या वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या। उसके लिए हम बोरेक्स बीट टेस्ट का यूज करते हैं। इस बोरेक्स बीट टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे इन द वन शॉट लेक्चर फॉर द सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आपको वहां तक के लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा टू डिटरमिन, टू नो मोर अबाउट द बोरेक्स बीट टेस्ट। So this is regarding the nature of oxides of group number 13. चलिए आगे मूव करते हैं। The reaction of group number 13 elements with acid and alkalis. क्योंकि नॉर्मली बोरॉन उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, तो बोरॉन नॉर्मली एसिड्स के साथ या बेसिस के साथ डायरेक्टली रिएक्शन शो नहीं करता। एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ अपने रिएक्शन शो करते हैं। और जब एल्यूमिनियम एसिड बेस दोनों के साथ अपने रिएक्शन शो कर रहा है, ये शो करता है कि एल्यूमिनियम का नेचर कैसा है, एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक नेचर है। ठीक है, एल्यूमिनियम का बिहेवियर कैसा है, एम्फोटेरिक है। एल्यूमिनियम जब एसिड्स के साथ रिएक्शन शो करता है, ये क्या फॉर्म करेगा, उस अपना एक सॉल्ट फॉर्म करेगा। जैसे एल्यूमिनियम HCl से रिएक्शन कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, AlCl3 फॉर्म कर रहा है। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, द आंसर इज कि यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। नाउ द पॉइंट इज इन द एसिडिफाइड मीडियम, ये जो Al3+ है, Al3+ एग्जिस्ट, Al3+ एग्जिस्ट करता है इन द एसिडिफाइड मीडियम। ये जो Al3+ है बेटा, ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ AlH2O6। ये कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन करता है। ये कॉम्प्लेक्स आयन इसलिए बना बिकॉज एल्यूमिनियम के पास इसके वैलेंस शेल में 3D 2s 3s 3p 3d वैकेंट ऑर्बिटल्स पड़े हैं अभी। ठीक है, वाटर अपना लोन पेयर शेयर करता है इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में। इन दिस फॉर्म इन द एसिडिफाइड मीडियम, एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में, एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन Al3+ आयन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ AlH2O6 3+। ठीक है, नाउ HNO3 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है बेटा, ये एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 का प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है, फर्दर एल्यूमिनियम मेटल को प्रिवेंट करता है फ्रॉम इट्स रिएक्शन विद HNO3। तो HNO3 एट द इनिशियल स्टेज रिएक्ट करेगा विद एल्यूमिनियम टू गिव Al2O3। उस Al2O3 का क्या बन जाता है, उस Al2O3 का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट प्रोटेक्टिव लेयर
एल्यूमिनियम फर्दर HNO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एसिड को एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। ऐसे आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है। नाउ रिएक्शन विद बेस, तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर का है, बेस के साथ रिएक्शन शो करता है। अगर NaOH लिमिटेड अमाउंट में है तब सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ये बात पढ़ेंगे कि पहले तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा एंड आफ्टर दैट इन एक्सेस ऑफ NaOH वो व्हाइट पीपीटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इट बिकम्स सल्यूबल इन बेसिक मीडियम। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बिकम्स सल्यूबल टू गिव NaAlOH4। ठीक है, इसके अंदर Na प्लस है एंड AlOH4 ओवरऑल चार्ज -1 है। एंड यहां पे भी कौन सी गैस रिलीज हो रही है? यहां पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो अगर एल्यूमिनियम एसिड से रिएक्ट करे तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, और एल्यूमिनियम जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहे तब भी कौन सी गैस फॉर्म कर रहा है? ये हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म कर रहा है। Right, so this is the reaction of group number 13 element with the base. Now reaction with halogen. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, जब भी ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे हैलोजन के साथ, क्या फॉर्म करने वाले हैं? ये ट्राई हैलाइड्स की फॉर्मेशन करने वाले हैं। ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे? ये ट्राई हैलाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे, और रिएक्शन आपके सामने लिखी है। यहां पे X का मतलब हैलोजन एटम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और यहां पे इस मेटल का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसकी रिएक्टिविटी रेट किसके साथ सबसे ज्यादा होगी? फ्लोरीन के साथ। ठीक है, अगर आप यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। द पॉइंट इज थेलियम TlI3 एग्जिस्ट नहीं करता। TlI3 इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज थेलियम +1 स्टेट में ज्यादा स्टेबल है देन द +3 स्टेट, कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट। और साथ में एक कारण आप ये भी समझ सकते हैं बेटा कि थेलियम जब 3+ स्टेट में है ये I- के साथ रिएक्शन शो करेगा। थेलियम 3+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, I- एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं ये फॉर्म करेगा थेलियम प्लस, और आयोडीन किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस रिएक्शन को लिखने का एक और तरीका ऐसा होता है, इतना ही काफी है इसमें। तो थेलियम 3+ क्या करेगा बेटा? I- के साथ रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्म करेगा? थेलियम प्लस, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है? I2 की फॉर्मेशन हो रही है। तो TlI3 एग्जिस्ट नहीं करता जब थेलियम 3+ स्टेट में है, बिकॉज थेलियम 3+ विल गेट रिड्यूस्ड बाय I-, ताकि ये Tl+ में कन्वर्ट हो जाए, और Tl+ ज्यादा स्टेबल है देन +3 स्टेट ऑफ थेलियम। उसके बाद बोरॉन के सारे ट्राई हैलाइड्स कोवेलेंट होंगे। एज वी एक्सप्लेन कि बोरॉन के सम ऑफ 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से बोरॉन जब भी अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। इन केस ऑफ बोरॉन से एल्यूमिनियम जब आप मूव करते हो तो सम ऑफ 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज ड्रेस्टिकली डिक्रीज करती है। सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज फॉर बोरॉन इज मच हायर than the sum of first 3 ionization energies for aluminium, and that is why AlF3 कैसा है? AlF3 आयोनिक है, बट AlCl3, AlBr3, AlI3 ये तीनों की तीनों कैसे हैं? कोवेलेंट हैं। इनके कोवेलेंट का नेचर, व्हाई दे आर कोवेलेंट, ये आप फजान्स रूल से आराम से समझ पाएंगे। ना व्हाट इज फजान्स रूल? फजान्स रूल ये अपने को एक्सप्लेन करता है कि किसी भी आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट नेचर प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रूल, ये रूल बोलता है कि कैटायन पे अगर चार्ज बहुत ज्यादा, कैटायन का साइज बहुत कम, एनायन पे चार्ज बहुत ज्यादा और एनायन का साइज बहुत ज्यादा, तब उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड में जब छोटा कैटायन, बड़े चार्ज का कैटायन, बड़े साइज का एनायन और बड़े चार्ज का एनायन, जब ये कैटायन एनायन एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे, उस बॉन्ड में
कोवेलेंट नेचर ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, तो यहां पे Al 3+ है, तीनों में, चारों में Al पे चार्ज क्या है, 3+ है। Al 3+ चार्ज बहुत ज्यादा और Al 3+ का साइज बहुत कम। जब आप F- से Cl-, Br-, I- आते हो, F-, Cl-, Br-, I-, साइज क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। और साइज बढ़ने की वजह से एल्यूमिनियम 3+ जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है एनायन का, उसे इजीली पोलराइज कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन एनायन के पास प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों आयंस के इंटरन्यूक्लियर स्पेस में प्रेजेंट हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर स्पेस में इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, तब वहां पे बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसलिए AlCl3, AlBr3, AlI3 ये सब क्या है, कोवेलेंट नेचर के हैं। जबकि AlF3 साइज बहुत छोटा है F- का, इसलिए वो इजीली पोलराइज नहीं हो पाएगा। बट Cl-, Br-, I-, Al3+ से इजीली पोलराइज हो जाएंगे, कोवेलेंट नेचर ज्यादा आ जाएगा। यहां पे AlCl3, AlBr3 एंड AlI3, इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर किसमें है, AlI3 में है, बिकॉज ऑफ फजांस। ओके, नाउ अगला पॉइंट ये है द कोवेलेंट ट्राइहैलाइड्स, कोवेलेंट बॉन्डेड ट्राइहैलाइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये किस किस की यहां पे बात करना चाह रहे हैं अपने से, ये बेटा बात करना चाह रहे हैं कोवेलेंट ट्राइहैलाइड्स का मतलब बोरॉन के ट्राइहैलाइड्स कैसे हैं, कोवेलेंट हैं। तो BCl3, BF3, BBr3, Bi3, एल्यूमिनियम के अंदर AlCl3, AlBr3, AlI3, ये सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब ल्यूइस एसिड्स हैं। Now the point is why they are Lewis acids। आइए चर्चा शुरू करते हैं विद BF3, और जो BF3 की चर्चा होगी वही BCl3, BBr3, Bi3, AlCl3, AlBr3 एंड AlI3 पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले BF3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस केस में बोरॉन ने अपने वैलेंस शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा दिए। यहां पे जब भी बोरॉन 3 बॉन्ड्स बनाएगा, इस समय बोरॉन पहले अपने 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगा इनटू द 2p ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन दिस केस इज sp2, मतलब बोरॉन ने अपना एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिए और 3 ही बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तीनों सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं बन रहा यहां पे अभी। इसका मतलब बोरॉन का जो 2p सबशेल में 3 p ऑर्बिटल्स हैं, उनमें से 2 p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में गए, 1 p ऑर्बिटल बचा है अभी। अब वो जो 1 p ऑर्बिटल बचा है, दिस इज वैकेंट 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। ये बोरॉन का वैकेंट 2p ऑर्बिटल है इन BF3। एक 2p ऑर्बिटल बोरॉन का कंप्लीटली खाली पड़ा है। BCl3 में भी बोरॉन का 2p ऑर्बिटल खाली होगा, BBr3, Bi3 में भी बोरॉन का 2p ऑर्बिटल खाली होगा। इन केस ऑफ AlCl3, AlBr3, AlI3, एल्यूमिनियम का एक 2p ऑर्बिटल वैकेंट है, नॉट 2p, 3p ऑर्बिटल वैकेंट है, बिकॉज एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में है। 3p ऑर्बिटल एक वैकेंट पड़ा है। यहां पे बोरॉन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्ड्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुए। बोरॉन ने बॉन्डिंग की, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। बोरॉन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ इट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट।
तो बोरोन क्या करेगा अब यहां पे, इन केस ऑफ BF3 एंड ऑल द अदर केसेस मेंशन्ड हियर, व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। कैसे करेंगे, दे विल कंबाइन विद लुईस बेस, ये एक लुईस बेस के साथ कंबाइन करेंगे। लुईस बेस शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लुईस बेस अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही बोरॉन का नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसलिए BF3 कैसे बिहेव कर रहा है, BF3 बिहेव कर रहा है लुईस एसिड की जैसे। अगर ये लुईस बेस F माइनस हुआ तब BF3, अगर ये लुईस बेस कौन हुआ बेटा, F माइनस हुआ, जैसे एग्जाम्पल की अगर आप बात करो तो BF3 प्लस F माइनस, ये कंबाइन करेंगे और फॉर्म कर लेगा ये BF4 माइनस। BF3 एक लुईस एसिड है, ऑक्टेट कंप्लीटेड नहीं है। F माइनस लुईस बेस आया, इसने अपना लोन पेयर शेयर किया और BF4 माइनस कंपाउंड आयन की फॉर्मेशन कर ली, इस स्पीशी की फॉर्मेशन कर ली। जब BF3 अलोन प्रेजेंट था तब बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 ये प्लेनर शेप का था, लेकिन जैसे ही BF4 माइनस बनाया, BF4 माइनस में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हो गई, और शेप कैसा हो गया इसका, टेट्राहेड्रल हो गया। तो इस केस में इसने अपना स्ट्रक्चर बदल लिया, हाइब्रिडाइजेशन बोरोन की बदल गई, sp2 से क्या हो गया, sp3 हो गया, राइट। और ये सारे स्पीशीज के साथ सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन लुईस बेसिस के साथ ये शो करते हैं। ओके, आई एम श्योर आई एम प्रीटी मच क्लियर विद दिस पॉइंट नाउ। ये सब ट्राई हैलाइड्स कैसे होते हैं बेटा, लुईस एसिड्स होते हैं। अब डाउन द ग्रुप जाने पे ग्रुप नंबर 13 में लुईस एसिडिक बिहेवियर डिक्रीज करता है। अब क्यों डिक्रीज करेगा, जब आप बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हीलियम की चर्चा करते हैं बेटा, तो डाउन द ग्रुप आने पे मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है। इससे क्या होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। इसलिए डाउन द ग्रुप आने पे जैसे जैसे सेंट्रल एलिमेंट का साइज बढ़ेगा उसका मेटेलिक नेचर भी बढ़ेगा, एसिडिक नेचर घटेगा। AlCl3, AlBr3, AlI3 ये करते क्या है, ये डाइमर की फॉर्मेशन करते हैं। ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर लाइक दिस। Al2Cl6 that's the structure for Al2Cl6। इस Al2Cl6 में 2 AlCl3 है। अगर मैं इस लाइन से सेपरेट कर दूं इन्हें, ठीक है, अगर मैं इस लाइन से सेपरेट करूं तो बेटा ये 2 AlCl3 आपके सामने प्रेजेंट है। वन इज दिस AlCl3, अदर इज दिस AlCl3। अगर आप इंडिविजुअल एक AlCl3 की बात करोगे, इस AlCl3 में एल्यूमिनियम का 3p ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तब होगा क्या, दूसरे AlCl3 का एक क्लोरीन अपने लोन पेयर की शेयरिंग इस एल्यूमिनियम के वैकेंट 3p ऑर्बिटल में कर देता है वाया ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हियर। इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम के साथ शेयर कर दिए। सिमिलरली इस क्लोरीन ने भी क्या किया, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम के साथ शेयर कर दिए। इससे इन्होंने क्या किया, Al2Cl6 नाम का एक डाइमर फॉर्म कर लिया। ये इसकी कहानी है। जब ये AlCl3 फॉर्म में, मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट था, एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp2
लेकिन जैसे ही इस डाइमर फॉर्म किया, इस एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन बदल गया। नाउ इस एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? इस एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 टेट्राहेड्रल, इसलिए Al2Cl6 कैसा है? एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। इस नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर ये दो क्लोरीन एटम, जिन्हें क्या बोला जाता है? ये दोनों क्लोरीन एटम्स, ये क्लोरीन एटम और ये क्लोरीन एटम, ये होते हैं ब्रिजिंग क्लोरीन एटम्स। सिमिलरली ये चार क्लोरीन के एटम्स, ये टर्मिनल क्लोरीन एटम्स हैं। क्या है ये? टर्मिनल क्लोरीन एटम्स हैं। तो चारों टर्मिनल क्लोरीन एटम, दोनों एल्यूमिनियम एटम, ये एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों क्लोरीन एटम है, दोनों क्लोरीन एटम है, तो एक नॉट क्लोरीन, माय बैड, एल्यूमिनियम एटम है। ठीक है, ये दोनों आपके सामने एल्यूमिनियम एटम आप देख पा रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो ब्रिजिंग क्लोरीन एटम है एल्यूमिनियम के प्लेन से ऊपर प्रेजेंट है, दूसरा क्लोरीन एटम प्लेन से नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो ये दोनों ब्रिजिंग क्लोरीन एटम आउट ऑफ द प्लेन प्रेजेंट है। Al2Cl6 में टोटल 6 एटम्स एक प्लेन में है, दोनों क्लोरीन एटम आउट ऑफ द प्लेन है, इसलिए स्पीशी कैसा है? ये नॉन प्लेनर स्पीशी है। इसके अंदर ये जो AlCl बॉन्ड है, AlCl बॉन्ड, और ऐसे ही एक और AlCl बॉन्ड प्रेजेंट है यहां पे, ये एक और AlCl बॉन्ड प्रेजेंट है यहां पे, इसे अपन बोलते हैं ब्रिज्ड बॉन्ड। तो यहां पे ये ब्रिजिंग बॉन्ड्स प्रेजेंट है बिटवीन एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, और ये जो चार एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड्स हैं, इन नॉर्मल टर्मिनल एल्यूमिनियम क्लोरीन बॉन्ड्स हैं। आपसे यहां पे एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि AlCl ब्रिजिंग बॉन्ड एंड AlCl टर्मिनल बॉन्ड, ठीक है, AlCl टर्मिनल बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड्स में से किस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? एंड आंसर कम्स आउट टू बी ब्रिजिंग बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है। कारण यह है बेटा कि जो ये ब्रिज्ड क्लोरीन एटम है, इन पे जो लोन पेयर हैं, ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नाउ ड्यू टू द रिपल्शन बॉन्ड स्ट्रेच हो जाते हैं, और बॉन्ड स्ट्रेच हो गए तो उनका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे से दूर गए ताकि इनके लोन पेयर्स का रिपल्शन क्या हो जाए? कम हो जाए। ओके, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। मूव करते हैं। तो जितने भी कोवेलेंट ट्राइहैलाइड्स हैं, नॉर्मली आप दिमाग में अपने बात रखिए कि जो भी नॉर्मली कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जहां पे कोवेलेंट नेचर ज्यादा होता है, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर है, और जब ये वाटर से रिएक्शन शो करते हैं तब ये फॉर्म करते हैं MOH4- टाइप आयन। जैसे फॉर एग्जांपल BCl3 रिएक्ट करेगा वाटर से, H3BO3 बना रहा है। ये H3BO3 जो बना, ये फर्दर वाटर से रिएक्शन करके BH4- बना रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन से ये शो होता है कि H3BO3 एक मोनोबेसिक एसिड है। H3BO3 इज नॉट प्रोटिक एसिड। ये एक प्रोटिक एसिड नहीं है, ये एसिड की तरह बिहेव करता है, लेकिन H+ आयन रिलीज करके नहीं करता। OH- आयन एक्सेप्ट करके ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए H3BO3 क्या है? एक मोनोबेसिक एसिड है। तो BCl3 को वाटर में हाइड्रोलाइज करोगे, H3BO3 बनाएगा, ये H3BO3 फर्दर रिएक्ट करेगा वाटर से और ये फॉर्म कर लेगा BOH4-, मोनोबेसिक एसिड। शो करता है इसका ये बिहेवियर।
AlCl3 वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो AlOH4- बनाएगा और विद HCl रिएक्शन करेगा AlH2O6 3+ की फॉर्मेशन करेगा। एसिडिफाइड मीडियम में Al3+ AlH2O6 3+ में एग्जिस्ट करता है एंड AlOH3 इन द बेसिक मीडियम AlOH4- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बात रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद एसिड एंड एल्कली में डिफाइन की है। बेसिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हो गया, AlOH4- में, और एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हो गया, AlH2O6 3+ आयन में कन्वर्ट हो गया। ओके, एंड एनहाइड्रस AlCl3 लिया आपने, तो जब आप इसे मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करवाओगे तो व्हाइट फ्यूम्स निकलती हैं। व्हाइट फ्यूम्स क्यों निकलती हैं, बिकॉज ऑफ द HCl गैस एयर में व्हाइट फ्यूम्स देता है। HCl गैस वैसे अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करके व्हाइट फ्यूम्स देता है, बट व्हाइट फ्यूम्स बहुत ज्यादा डेंस होती है। वो व्हाइट फ्यूम्स आती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl। डन। तो आइए अब कुछ हम सवाल सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर नीट के बेसिस के ऊपर। प्रीवियस ईयर नीट के जो सवाल हैं इन्हें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा है, टेकिंग द स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप। इनमें से करेक्ट रिलेशनशिप बतानी है आपको कि स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी समझिए बेटा कि डाउन द ग्रुप आने पे थेलियम में +1 ज्यादा स्टेबल है, देन थेलियम में 3+। TlI3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो थेलियम को +1 आयन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए Tli की फॉर्मेशन हो जाती है। इसलिए Tli इज मोर स्टेबल देन Tli3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ये सबसे करेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, बाकी सारे रिलेशनशिप्स आर इनकरेक्ट। इन केस ऑफ इंडियम ऑल्सो I- इसे भी रिड्यूस करके इंडियम 3+ को इंडियम +1 में ले जाता है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट कौन सी है, करेक्ट सिर्फ फर्स्ट रिलेशनशिप। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3- आयन। मतलब 6 बॉन्ड्स की बात हो रही है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स 6 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, बोरॉन इज द आंसर। बोरॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या बना सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बोरॉन BF4- की फॉर्मेशन कर सकता है। इट कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंस बियॉन्ड 4। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट पूछा, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। एक्सेप्शन है यहां पे, हीलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है ड्यू टू द डीकॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम, तो दैट इज द करेक्ट साइज ऑर्डर फॉर द ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स। नीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से +1 चार्ज की स्टेबिलिटी बताइए आप। ये जो नीट 2015 में सवाल आया है, ये जेईई मेन 2021 में सवाल रिपीट हुआ है। ठीक है, तो अभी हम मिक्स मैच करके कुछ सवाल जेईई मेन के भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो सवाल नीट में आ चुके हैं वो जेईई मेन में पूछे जा रहे हैं, जो सवाल जेईई मेन में आ चुके हैं वो नीट में पूछे जा रहे हैं। तो बेटर प्रैक्टिस क्या है, बेटर प्रैक्टिस यही है, PYQs जेईई मेन, PYQs नीट सॉल्व कर लीजिए, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। तो +1 चार्ज की स्टेबिलिटी के बारे में आपसे पूछा है, डाउन द ग्रुप जाने पे +1 चार्ज की स्टेबिलिटी क्या करती है, बढ़ती है, इसलिए यहां पे साइज का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, थेलियम +1 में ज्यादा स्टेबल है, एल्यूमिनियम +1 में सबसे कम स्टेबल है। नीट 2019 में सवाल पूछा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड एसिडिफाइड सॉल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ए एग्जिस्ट करता है और जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बी है। तो बताया था आपको कि जब आप Al3+ की बात करोगे इन द एक्वस मीडियम, एसिडिफाइड एक्वस मीडियम, ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ Al H2O6 3+, और यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3T2, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। T2 sp3 नहीं है, राइट। एल्यूमिनियम के इनर कोर में
डी तो होता ही नहीं है ना, इसलिए sp3d2 इज द आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लुईस एसिडिक बिहेवियर ऑफ दिस स्पीशीज पूछा है आपसे। तो अब यहां पे देखिए बताया था आपको कि डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक नेचर बढ़ता है और मेटेलिक नेचर बढ़ने की वजह से लुईस एसिडिक नेचर घट जाता है। तो आउट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा लुईस एसिडिक बिहेवियर BCl3 का होगा और सबसे कम InCl3 का होगा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। डाउन द ग्रुप लुईस एसिडिक बिहेवियर घट रहा है। ओके, ये बात अपन ने पहले डिस्कस की। जेईई मेन 2023 का ये सवाल है, पूछा है कि बोरॉन एक्सट्रीमली हार्ड है, ये इंडिकेट करता है कि इसकी लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा है। सही बात है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन का आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, B12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लैटिस है इसकी। तो क्या ये स्टेटमेंट 2 बोल रहे हैं कि बोरॉन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर्ड टू इट अदर ग्रुप मेंबर्स? ये बात भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 में दोनों ही स्टेटमेंट सही वाला ऑप्शन नंबर ए है, आपको गिवन है। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 45 ये आपसे पूछे कि बताओ, जेईई मेन 2023 का सवाल है, ये आपसे पूछे कि इन हैलाइड्स का, ट्राई हैलाइड्स का लुईस बेस एसिडिक नेचर कंपेयर करना है आपको। अब यहां पे बोरॉन सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम अलग है। तो बात समझिए इसको आप कि जब आप सराउंडिंग एटम से कंपेयर करने जा रहे हैं तो दिमाग में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ज्यादा है, इसलिए फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन बोरोन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा, बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा सर। इसकी वजह से बोरोन का लुईस एसिडिक नेचर इन केस ऑफ BF3 सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है? मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस हैबिट ऑफ माइंड। जब मैं एक्सपेक्टेड बोल रहा हूं मतलब देयर इज एक्सेप्शन। आइए बात करते हैं कैसे एक्सपेक्टेड और रियलिटी, एक्चुअलिटी में हम कन्वर्ट करेंगे अपने आंसर को। एक्सपेक्टेड क्या है कि BF3 का लुईस एसिडिक बिहेवियर सबसे ज्यादा होगा। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। बट एक्चुअल क्या है, BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। तो हुआ क्यों ऐसा? हुआ इसलिए जब आप BF3 से BI3 की तरफ मूव कर रहे हैं, इस केस में टेंडेंसी ऑफ बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। लुईस एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप 13 के, ये जेईई मेन 2024 का सवाल है। ग्रुप 13 ट्राइवेलेंट हैलाइड्स गेट इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी बताया आपको ट्राइवेलेंट हैलाइड्स वाटर में हाइड्रोलाइज करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, MOH4 माइनस टाइप की स्पीशी की फॉर्मेशन करते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस। AlCl3 अपॉन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिफाइड एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल AlH2O6 3+ आयन। यह भी हमने 2-3 बार डिस्कस किया है। इसलिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर विल बी डी। ओके, अब हम मूव करते हैं टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप नंबर 14 में कॉमन स्टेट्स +2 +4 है, -4 भी शो होती है, लेकिन वो सिर्फ मेजरली कौन शो करता है, कार्बन शो करता है।
ठीक है। +4 क्यों? NH2NP2 की वजह से। +2 क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाने पे +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसका कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट is the reason behind the increasing stability of +2 ion, +2 charge on moving down the group. कार्बन सिलिकॉन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स अपने +4 में शो करते हैं। कार्बन समटाइम्स जैसे CH4 है, कार्बन इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -4 रखता है अपनी, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन सिलिकॉन क्या करते हैं बेटा? +4 स्टेट में अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जर्मेनियम, टिन, लेड। जर्मेनियम, टिन, लेड, ये तीनों +2 एंड +4 दोनों स्टेट्स में अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, बट लेड में +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल है। जर्मेनियम और टिन के अंदर ज्यादा स्टेबल कौन? लेड में +2 ज्यादा स्टेबल है। लेकिन वहीं पे अगर आप जर्मेनियम एंड टिन की बात करोगे तो जर्मेनियम टिन के अंदर +4 चार्ज क्या है? ज्यादा स्टेबल है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इसलिए जर्मेनियम मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स अपने +4 स्टेट में फॉर्म करता है, कुछ कंपाउंड +2 स्टेट में फॉर्म करेगा। टिन मेजर ऑफ द कंपाउंड्स अपने +4 स्टेट में फॉर्म करता है। टिन 2+, Sn2+ अगर आपके पास है, Sn के अंदर ज्यादा स्टेबल कौन है? +4। तो अगर टिन 2+ में प्रेजेंट है आपके पास, अगर टिन 2+ में प्रेजेंट है तो टिन अपने आप को +4 में कन्वर्ट कर लेता है। फॉर दिस रिएक्शन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक पॉजिटिव वैल्यू है। फॉर दिस रिएक्शन E0 इज पॉजिटिव। लेकिन लेड में ज्यादा स्टेबल कौन? +2। तो अगर लेड में आपके पास +4 स्टेट में स्पीशी हो तो वो अपने आप को +2 स्टेट में ले जाएगा। यहां पे जो हम E0 लिख रहे हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो फॉर Pb4+ रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, फॉर Sn2+ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। इसलिए Sn2+ क्या है? Sn2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट है एंड Pb4+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। बिकॉज टिन में +4 ज्यादा स्टेबल है, लेड में +2 ज्यादा स्टेबल है। नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, कार्बन के अलावा जितने भी दूसरे ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हाइड्रोलिसिस में जा सकते हैं, ठीक है। ताकि ये क्या क्या स्पीशीज का फॉर्मेशन करे? SiF62-, GeCl62-, ठीक है, SnOH62-। जैसे अगर आप बात करो SiF62-, ये बना कैसे होगा? ये बना कैसे होगा? SiF4 लिया, SiF4 है, यहां पे सिलिकॉन ने अपने 3s और 3p ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इंक्लूड कर लिया विद फ्लोरीन। अब सिलिकॉन का 3d वैकेंट पड़ा है, तो 2F- आयन, यहां पे ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यहां ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और ये क्या फॉर्म कर रहा है? SiF6 2- आयन की फॉर्मेशन, ठीक है। SiF4 सिलिकॉन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, SiF6 2- सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। नाउ SiF6 2- एग्जिस्ट करता है, ठीक है। SiF6 2- एग्जिस्ट करता है, SiCl6 2- डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? 6 क्लोरीन एटम्स का साइज बहुत बड़ा है, सिलिकॉन के अराउंड 6 क्लोरीन एटम्स स्टीयरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर लेते हैं। नाउ ड्यू टू दैट स्टीयरिक हिंड्रेंस SiCl6 2- बिकम्स अनस्टेबल, इट कैन नॉट एग्जिस्ट, बन ही नहीं सकता। तो SiF6 2- एग्जिस्ट करता है, SiCl6 2- एग्जिस्ट नहीं करता है। कारण क्या है? लिख लीजिए इसको, स्टीयरिक हिंड्रेंस अराउंड द सिलिकॉन एटम बाय 6 बिगर साइज क्लोरीन एटम्स।
तो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये बहुत सिंपल केस है, बहुत सिंपल केस है। जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो +2 +4, अरे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट से ज्यादा होती है। ग्रुप 14 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की है 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ग्रुप 14 का कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा, वहां पे ग्रुप 14 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इसलिए दो टाइप के यहां पे ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होगी। एक है ऑक्साइड जिसमें सेंट्रल एटम +2 स्टेट में है, एक है ऑक्साइड जिसमें सेंट्रल एटम +4 स्टेट में है। MO एंड MO2 टाइप के ऑक्साइड की यहां फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, अब दो टाइप के ऑक्साइड बना रहे हैं। CO2 +4 स्टेट की बात करें अगर, तो CO2 SiO2 GeO2 SnO2 PbO2 बन रहे हैं। +2 स्टेट में CO SiO GeO SnO एंड PbO की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसमें जो SiO है ये हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। अब डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक नेचर बढ़ेगा। मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे इनका बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखिए CO2 SiO2 GeO2, ये जो तीन ऑक्साइड्स हैं ये तीनों एसिडिक हैं। SnO2 PbO2, ये जो दो ऑक्साइड्स हैं ये एम्फोटरिक हैं। जब आप +2 स्टेट की बात करोगे, CO न्यूट्रल ऑक्साइड है। SiO GeO, SiO ऑल दो हाई टेम्परेचर बनता है, लेकिन इसका बिहेवियर कैसा होता है? एसिडिक होता है। अगेन SnO PbO, टिन और लेड के ऑक्साइड है ये, तो ये एम्फोटरिक है। तो टिन और लेड के ऑक्साइड इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स कैसे होते हैं? इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स ये कैसे हैं बेटा? एम्फोटरिक हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? एम्फोटरिक हैं। इज इट क्लियर? अब यूजिंग द फजान्स रूल हम ये बता सकते हैं कि MO2 टाइप के ऑक्साइड और MO टाइप के ऑक्साइड में कोवेलेंट नेचर MO2 टाइप के ऑक्साइड्स में ज्यादा है। जहां पे सेंट्रल एटम पे चार्ज ज्यादा होता है, सराउंडिंग एटम सेम है, यहां भी ऑक्साइड है, यहां भी ऑक्साइड है। जब सेंट्रल एटम पे चार्ज ज्यादा होगा, प्लस चार्ज ज्यादा होगा, कैटायन पे चार्ज ज्यादा आएगा, तो वहां पे क्या होगा बेटा? वहां पे कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। और जहां पे कोवेलेंट नेचर ज्यादा है वहां पे ऑक्साइड्स का बिहेवियर कैसा होता है? एसिडिक होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। इसलिए MO2 टाइप के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ज्यादा एसिडिक होते हैं देन MO टाइप के ऑक्साइड। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। ओके, देन रिएक्शन विद वाटर। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये वाटर से रिएक्शन शो नहीं करते। अगर हम नीट पर्सपेक्टिव की बात करें तो हाइड्रोजन और एस ब्लॉक सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है अब इसे आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट को आप नहीं भी करो तो भी काम आपका चल जाएगा। कारण क्या है बेटा? ये स्टेटमेंट जो मैंने यहां पे लिखा है वो लिखा है हाइड्रोजन नाम के चैप्टर से। वहां पे ऐसा बताया गया है कि जब कार्बन कोक फॉर्म में रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, जब वो फॉर्म करता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? वाटर गैस या फिर सिन गैस बोलते हैं। बट क्योंकि आपके सिलेबस में हाइड्रोजन एस ब्लॉक नहीं है तो ये स्टेटमेंट भी आपके लिए काम का नहीं है। तो इस पर आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्यों लिखा क्यों है, कटवाया क्यों है, राइट? आपको चिंता इस बात की नहीं करनी है। नाउ टिन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? SnO2 एंड H2 बनाता है। तो टिन रिएक्ट करता है। लेकिन लेड
अगेन रिएक्ट नहीं करता। कारण क्या है बेटा? क्योंकि लेड के ऊपर पीबीओ का ऑक्साइड लेयर बना होता है जो कि क्या होता है? प्रोटेक्टिव होता है। आउट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स वाटर के साथ इन द स्टीम ओनली, कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अब कौन सा? स्टीम में सिर्फ, कोल्ड या हॉट वाटर नहीं, स्टीम के साथ टिन रिएक्ट करेगा। क्या फॉर्म करेगा? SnO2 NH2 की फॉर्मेशन करेगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं अपन रिएक्शन विद हैलोजेंस के साथ। तो यहां पे दो टाइप के हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। अगेन सारे हैलाइड्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ग्रुप 14 एलिमेंट से ज्यादा है, इसलिए यहां पे ये जो हैलाइड्स बनने वाले हैं, ये हैलाइड्स किस में बनेंगे? ये हैलाइड्स बनेंगे +4 स्टेट में एंड +2 स्टेट में। एक्सेप्ट कार्बन, जितने भी दूसरे एलिमेंट्स है ग्रुप 14 के, वो डायरेक्टली हैलोजेंस के साथ रिएक्शन शो करते हैं अंडर सर्टेन सूटेबल कंडीशन, और डायरेक्टली क्या करते हैं? इन हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, सिलिकॉन एंड कार्बन दे कैन नॉट फॉर्म डाई हैलाइड्स। MX2 क्या है? डाई हैलाइड है। ये टाइप के हैलाइड कौन बनाता है? सिर्फ जर्मेनियम, टिन एंड लेड बनाते हैं। क्यों? बिकॉज +2 चार्ज इन्हीं में ज्यादा स्टेबल है। जर्मेनियम, टिन, लेड +2 +4 दोनों में अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए डाई हैलाइड्स कौन बनाएगा? सिर्फ जर्मेनियम, टिन एंड लेड डाई हैलाइड्स की फॉर्मेशन करने वाले हैं। अब जितने भी टेट्रा हैलाइड्स हैं वो सब के सब कैसे हैं बेटा? टेट्रा हैलाइड्स आर कोवेलेंट इन नेचर, +4 स्टेट में है। ठीक है, +4 स्टेट में है टेट्रा हैलाइड्स, इसलिए क्या है? वो कोवेलेंट है फजान्स रूल के अकॉर्डिंग। बट यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि SnF4 एंड PbF4 आयनिक कंपाउंड्स हैं एंड PbI4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। PbI4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्या कारण है इसके पीछे? बेटा Pb4+ में है, आयोडीन -1 स्टेट में है, Pb4+ में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I- एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोनों कंबाइन करके Pb2+ और I2 की फॉर्मेशन कर लेते हैं भैया, इसलिए PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता। और MX2 टाइप के हैलाइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए जर्मेनियम के अंदर टेट्रा हैलाइड ज्यादा स्टेबल है डाई हैलाइड। +4 ज्यादा स्टेबल है जर्मेनियम में, बट लेड में +2 ज्यादा स्टेबल है, इसलिए डाई हैलाइड्स of lead are more stable than the tetrahalides of lead except CCl4। स्पेसिफिकली बात किसकी कर रहे हैं? टेट्राक्लोराइड्स की बात कर रहे हैं। तो CCl4 वाटर से रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, 2D होता ही नहीं है, रिएक्शन शो वाटर से करता ही नहीं है। बट SiCl4 में सिलिकॉन के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, उसकी वजह से क्या होगा? SiCl4 वाटर से रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? यहां 4 वाटर मॉलिक्यूल है, पहले एक वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन शो कर देते हैं आपको। सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर शेयर किया, उसकी वजह से एक स्पेशी फॉर्म होगी SiOH Cl Cl Cl, और साथ में क्या रिलीज हो गया? HCl रिलीज हो गया, एक क्लोरीन और एक वाटर का H+, यहां से Cl- और यहां से H+ कमेंट करके HCl बना दिया। ठीक है, अब ऐसे अगर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाए तो 3 HCl और रिमूव हो जाएंगे, टोटल 4 HCl हो गए, और चारों क्लोरीन नाउ विल गेट डिस्प्लेस्ड बाय OH। इसे बोला जाता है सिलिसिक एसिड। हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदला, यहां भी sp3, यहां पे भी sp3, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, और इस SiOH4 को हीट करने पे ये SiO2 की फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, तो ये रिएक्शन हो गई ग्रुप नंबर 14 की विथ हैलोजेंस। चलिए ग्रुप नंबर 14 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहां पूछे कि बताओ इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक नेचर का, ये नीट 2020 का सवाल है। एम्फोटेरिक नेचर पूछा है तो बताया था कि ग्रुप नंबर 14 में, बोलिए मेरे साथ, टिन और लेड के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। टिन दिख गया, SnO2, दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पे बोल रहे हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है। SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड, GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2, SnF4 इज आयनिक इन नेचर, PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। भाई SiCl4 इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और हाइड्रोलाइज करके क्या बना रहा है, ये सिलिसिक एसिड बना रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, SiCl4 हाइड्रोलाइसिस हो गया। CCl4 बोल देते अगर वहां पे CCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता। CCl4 के अलावा सारे टेट्राक्लोराइड्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। GeX4 ज्यादा स्टेबल है देन GeX2, ये बात भी सही है। जर्मेनियम टिन के अंदर +4 ज्यादा स्टेबल है, लेड के अंदर +2 ज्यादा स्टेबल है। SnF4 इज आयनिक इन नेचर, SnF4 PbF4 दोनों कैसे आयनिक है नेचर में, PbF4 कोवेलेंट बोल रहा है, इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, आंसर नंबर डी। ठीक है, PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर, जबकि वो क्या होता है, आयोनिक होता है। नीट 2019 में पूछा आपसे कि इनमें से कौन सा स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करता, अभी बताया, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, सिलिकॉन के अराउंड 6 क्लोरीन एटम्स बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर लेते हैं, इसकी वजह से SiCl62- एग्जिस्ट नहीं करता। नीट 2017 में पूछा, इट इज बिकॉज ऑफ द इनेबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ये पूछे कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो पता है कि लेड में +2 ज्यादा स्टेबल है और टिन में +4 ज्यादा स्टेबल है, तो SN अगर 2+ में आया तो वो क्या करेगा, अपने आप को +4 में ले जाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो SN2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट है, PB4+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो SN2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट है, PB4+ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 14 इज आंसर ए। 15 करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन पूछा आपसे। कैटिनेशन आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कैटिनेशन का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू मेक द बॉन्ड्स विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहां ज्यादा होगी, जहां पे सेम एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो, वहां पे कैटिनेशन बिहेवियर आएगा। तो बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करेगी। जितने बढ़िया से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतनी ही बढ़िया क्या आएगी, बॉन्ड एनर्जी आएगी। और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के साइज पर डिपेंड करती है, छोटे साइज की ऑर्बिटल्स बढ़िया से ओवरलैप करते हैं, इसलिए 2p2p कार्बन में 2p2p की ओवरलैपिंग होगी, दो कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा। सिलिकॉन के अंदर 3p3p की ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, जर्मेनियम में 4p4p, टिन के अंदर 5p5p की ओवरलैपिंग होगी। 2p2p की ओवरलैपिंग बढ़िया ओवरलैपिंग है। तो कैटिनेशन किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी कार्बन के सबसे ज्यादा, देन सिलिकॉन, और ये एक ही ऑप्शन में है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। ठीक है, ड्यू टू better overlapping of 2p2p orbitals, carbon has maximum catenation nature. Catenation tendency decreases down the group. Lead has 0 catenation प्रॉपर्टी। लेड की कैटेनेशन प्रॉपर्टी है ही नहीं, बहुत खराब बॉन्ड बनते हैं दो लेड एटम्स के बीच में। ठीक है, तो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है जेईई मेन 2019 में आया है। अब यहाँ पे पूछा कि इनमें से पी पाई बॉन्ड कौन ज्यादा बढ़िया बनाएगा, ये भी जेईई मेन 2019 का सवाल है। पी पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सबसे अच्छी किसकी है, कार्बन की है। ये तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हो गया। डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाई हैलाइड्स की स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए SiX2 सबसे कम स्टेबल होगा एंड PbX2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। कमिंग ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15। ठीक है, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 में आपको मैंने एक चीज बताई थी, याद करिए वो चीज क्या है,
कि ग्रुप नंबर 13 14 में डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट घटते हैं, जबकि ग्रुप नंबर 15 16 17 18 में ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। यूज करूंगा अभी मैंने आगे। सबसे पहली चीज, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक का मतलब मोर देन 1 एटम्स आर प्रेजेंट। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये पॉलीएटॉमिक है। थर्मोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि हम व्हाइट फास्फोरस को फास्फोरस की रेफरेंस फॉर्म लेते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन रिएक्शन। तो फास्फोरस के मेजरली 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। और यहां पे व्हाइट क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म होती है ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, ग्रुप 15 एलिमेंट्स कैसे हैं? पॉलीएटॉमिक है। नाउ सेकंड पॉइंट, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है देन द फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे एक्सपेक्टेड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या थी? नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ फास्फोरस फास्फोरस से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे 2p ओवरलैपिंग हो रही है। और यहां पे 3p की ओवरलैपिंग हो रही है, और 2p की ओवरलैपिंग बढ़िया ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, बट एक्चुअल क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ फास्फोरस फास्फोरस की बॉन्ड स्ट्रेंथ से कम है। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम, लोन पेयर on 2 nitrogen atoms repel each other। और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ स्लाइटली बढ़ जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है। दूसरा, अब क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड का काफी कम हो गया, इसलिए नाइट्रोजन एलोट्रॉपी भी शो नहीं करता। बाकी सारे एलिमेंट्स ग्रुप 15 के अदर देन नाइट्रोजन एलोट्रॉपी शो करते हैं, लेकिन ग्रुप 15 के एलिमेंट्स एलोट्रॉपी शो नहीं करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन एलोट्रॉपी शो नहीं करता, बाकी सारे एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं। अब कॉमन स्टेट्स क्या है इनके? +5 +3 एंड -3। नॉर्मली -3 नाइट्रोजन फास्फोरस शो कर सकते हैं, कभी कभी आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ भी -3 की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, देन नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। तो अगर आप यहां पे डाउन द ग्रुप अगर मूव कर रहे हैं बेटा, तो यहां पे सबसे पहली चीज मेटेलिक नेचर इंक्रीज कर रहे हैं, और इसकी वजह से टेंडेंसी टू शो द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, बिकॉज मेटल्स नेगेटिव स्टेट की जगह पॉजिटिव स्टेट फॉर्मेशन ज्यादा प्रिफर करते हैं। ठीक है, नाउ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, +5 स्टेट को शो करने की टेंडेंसी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। +3 को शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है। बट इन केस ऑफ बिस्मिथ एक कंपाउंड +5 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, PiF5। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन का काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है, ये +5 स्टेट में बिस्मिथ को ऑक्सीडाइज कर सकता है। नाइट्रोजन +1 +2 +4 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है इन N2O NO एंड NO2। N2O में दिस इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड,
+1 स्टेट शो करता है। NO इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें ये +2 शो करता है, और NO2 में इट शोज +4। N2O एंड NO जस्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, और NO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। NO2 कैसा है बेटा? एक एसिडिक ऑक्साइड है। फॉस्फोरस +1 +4 की फॉर्मेशन करता है। फॉस्फोरस +2 स्टेट में कोई कंपाउंड नहीं बनाता, यहां +2 स्टेट में कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। फॉस्फोरस +1 शो कर सकता है इन द कंपाउंड टाइप H3PO2 यूजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स। अगर आप डिटरमिन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहां पे +1। +4 H4P2O6 टाइप के कंपाउंड में क्या शो करता है? +4 स्टेट को शो करता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट आर दीज टू, ठीक है। तो नाइट्रोजन +1 से +4 जो भी स्टेट्स हैं, +1 +2 +3 +4, नाइट्रोजन अगर इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? एक हायर एक लोअर स्टेट की फॉर्मेशन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल HNO2 में नाइट्रोजन का स्टेट कितना है? +3। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट अपने हायर स्टेट और लोअर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हायर स्टेट +5 चला गया और लोअर स्टेट +2 चला गया। लोवेस्ट नहीं बोला, लोअर स्टेट बोला जा रहा है। तो HNO2 इन द एसिडिक मीडियम क्या करता है? डिस्प्रपोर्शनेट करता है और फॉर्म करेगा ये HNO2 HNO3 एंड NO की। वेयर एज इन फॉस्फोरस जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, हालांकि जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स में +1 +3 +4 स्टेट आती है। अगर फॉस्फोरस इन 3 स्टेट्स में प्रेजेंट है, कौन कौन सी? -3 से +5 के बीच की। -3 के बाद ये सीधा +1 +3 +4 +5 शो करता है। तो -3 +5 के बीच में कौन आ गया? +1 आ गया, +3 आ गया, +4 आ गया। तो अगर इनमें से कोई भी स्टेट फॉस्फोरस की प्रेजेंट हुई तो वो एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में डिस्प्रपोर्शनेट करके +5 और -3 स्टेट के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल H3PO3 में फॉस्फोरस की स्टेट +3 है, ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है, तो ये H3PO4 +5 एंड PS3 फॉस्फोरस की स्टेट इज -3 और PS3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फीन गैस बोलते हैं। क्या है बेटा? फॉस्फीन गैस है। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब ये जो आपके सामने टॉपिक आया है ना, मुझे नहीं पता कितने स्टार मार्क दूं मैं इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे सवाल आते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब भी हाइड्रोजन ग्रुप 15 एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा। जैसे अमोनिया को आपने ए मार्किंग दे दी, PS3 को B, ASH3 को C, SbH3 को D एंड BiH3 को आपने मार्किंग क्या दे दिया? E मार्किंग दे दिया, ठीक है। अब आपसे कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड एंगल, बॉइलिंग पॉइंट, बेसिक नेचर, रेड्यूसिंग नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब के ऑर्डर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये ऑर्डर्स अपनी नोटबुक में डेफिनेटली लिखें। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? ओवरलैपिंग पे ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स अंडरगोइंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में 2p1s ओवरलैपिंग होगी, फॉस्फोरस हाइड्रोजन के अंदर 3p1s
ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, एंड ये ओवरलैपिंग का ऑर्डर है। छोटे साइज के ऑर्बिटल्स बढ़िया तरीके से ओवरलैप करते हैं, सिमिलर साइज के छोटे साइज के ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से ओवरलैप करेंगे। मतलब NH बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन PH बॉन्ड, एंड डाउन द ग्रुप जाने पे ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। मतलब अगर आप इनको हीट दोगे तो इस बॉन्ड को तोड़ना डाउन द ग्रुप आसान हो गया, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घट गई। बॉन्ड को तोड़ना आसान मतलब H एटम को रिलीज करना आसान, H2 की फॉर्मेशन करना आसान, और रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो जाए कहीं पे भी तो आसानी से हाइड्रोजन कौन ऐड करवाएगा, BiSC ऐड करवाएगा। इसलिए रिड्यूसिंग नेचर इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी व्हेन ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। उन कंपाउंड्स का थर्मल स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक दूसरे के 100% अपोजिट आएगा। कमिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट, ये तो आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स फोर्स पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। वैन डर वाल्स फोर्सेस मास डिपेंडेंट है, साइज डिपेंडेंट है, मास बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे 15, 16, 17, 18 ग्रुप डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। इसलिए यहां पे भी डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये अमोनिया बीच में आ गया। क्यों आ गया? अमोनिया हैज इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट उम्मीद से ज्यादा हो गया और वो इस जगह से उठकर दो जगह आगे मूव कर गया। तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू, द मोर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बॉन्ड एंगल। नॉर्मली हम बॉन्ड एंगल्स कैसे निकालते हैं? हम बॉन्ड एंगल्स निकालते हैं VACPR थ्योरी या फिर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को यूज करके। तो एज पर द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी यहां पे सारे सेंट्रल एटम्स के ऊपर एक लोन पेयर है और सबने हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाया है। जहां पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां बॉन्ड पेयर में रिपल्शन भी ज्यादा होंगे, और बिकॉज ऑफ दैट थिंग जब बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इसलिए इन केस ऑफ अमोनिया बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आएगा एंड इन केस ऑफ BiS3 बॉन्ड एंगल सबसे कम आएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल्स क्या करते हैं, घटते हैं। जस्ट हाइब्रिडाइजेशन VACPR थ्योरी को आपने यूज किया है यहां पे। बट एक मजेदार बात यह है, इफ यू सी दिस टेबल आपको वो मजेदार चीज समझ आएगी। दिस इज द बॉन्ड एंगल कॉलम। यहां तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास है, जबकि ये बॉन्ड एंगल अमोनिया में 107.8 डिग्री है। इतना बड़ा डिफरेंस बॉन्ड एंगल में क्यों आया? क्या कारण है कि यू आर गेटिंग दिस मच डिफरेंस ऑफ बॉन्ड एंगल्स? और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग ड्रैगोज रूल। केमिकल बॉन्डिंग में ड्रैगोज रूल भी कवर होता है। तो ड्रैगोज रूल explains bond angles। ठीक है, ड्रैगो रूल ये बोलता है बेटा कि जब आपका सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके ऊपर का हो, पहला पॉइंट थर्ड पीरियड है उसके ऊपर का हो, सेंट्रल एटम सिर्फ और सिर्फ किससे बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सेंट्रल एटम पे मिनिमम एक लोन पेयर हो। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स को यूज करके हम ये बोलते हैं, ड्रैगोज रूल ये बोलता है
कि जब सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उसके ऊपर का हो, हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो और वहां पे मिनिमम एक लोन पेयर हो, उस समय सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता। और जब सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर रहा, तब इनके लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में है। अमोनिया फर्स्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो सेकंड पीरियड का, थर्ड पीरियड के ऊपर का एलिमेंट नहीं है, इसलिए अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन होती है। अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट ps3, ASH3, SbH3, PiH3, इन तीनों के अंदर इन चारों में नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन चारों के साथ खास बात क्या है? लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर s ऑर्बिटल, बट अमोनिया में खास बात क्या है? लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल। ठीक है, अमोनिया में लोन पेयर कहां प्रेजेंट है? sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। डेगोस रूल यह बोलता है कि PS3, ASH3, SbSc, BiS3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, अमोनिया में हाइब्रिडेशन है। सिमिलर फंडा कहां अप्लाई होगा? सिमिलर फंडा अप्लाई आप करोगे ग्रुप नंबर 16 में, वाटर ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है। लेकिन H2S, H2Se, H2Te, H2PO, सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड के ऊपर के हो गए, सबके पास दो दो लोन पेयर हैं और सब हाइड्रोजन से बॉन्डेड हैं, तो वहां पे भी H2S, H2Se, H2Te, H2PO में नो हाइब्रिडाइजेशन। वहां पे भी लोन पेयर जो है, एक लोन पेयर प्योर S में प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्योर P में प्रेजेंट है। और वाटर में हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, और जो उनके लोन पेयर हैं वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और जब लोन पेयर प्योर S में प्रेजेंट है, तो बॉन्डिंग में कौन जाएगा? इन तीनों केस, चारों केसेस में इनके बॉन्डिंग में प्योर p ऑर्बिटल्स जाएंगे। और जब प्योर p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन नहीं हो रही ना, तो प्योर p ऑर्बिटल्स जाएंगे बॉन्डिंग में। इन सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, तीनों p बॉन्डिंग में जाएंगे। p का एंगल कितना होता है? p ऑर्बिटल्स 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनके बॉन्ड एंगल नियरली 90 डिग्री है। एंड डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल घट रहा है। तो ये बॉन्ड एंगल की कहानी है। सेम कहानी ग्रुप नंबर 16 में भी रिपीट होगी। वहां पे सिर्फ मैं ड्रैगोस रूल बोलूंगा और आपको ये कहानी रिकॉल करनी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द बेसिक नेचर। यहां जब बेसिक नेचर की बात हो रही है, ये बेसिक नेचर का मतलब है लुईस बेसिक नेचर, मतलब किसकी अपनी लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, इन सबके पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है, हाइड्रोजन, तो सेंट्रल एटम पे बात होगी। अब दिमाग में आप गेन आपके जो अपन ने BF3, BCl3, BBr3, Bi3 वाले में बात की थी, सेम फंडा यहां अप्लाई हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे लोन पेयर कौन से साइज के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अमोनिया में लोन पेयर कहां प्रेजेंट है? sp3 ऑर्बिटल में, लेकिन ये sp3 है कौन से? सेकंड शेल वाले। 2s और 2p के मिक्सिंग वाले sp3 ऑर्बिटल हैं, इनका साइज छोटा होता है। लेकिन जैसे ही आप ps3, ASH3, SbS3, BiS3 में जाओगे, s ऑर्बिटल का जो साइज है, s ऑर्बिटल का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। लोन पेयर बड़े साइज के वॉल्यूम में प्रेजेंट है, छोटे साइज के ऑर्बिटल में जब लोन पेयर प्रेजेंट होता है वहां पे चार्ज डेंसिटी बढ़िया होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डॉट डेंसिटी बढ़िया होती है।
और वो ऑर्बिटल्स बढ़िया तरीके से ओवरलैप करते हैं। इसलिए अमोनिया जब बेस की तरह बिहेव करेगा, जब वो अपना लोन पेयर किसी दूसरे लुईस एसिड के साथ शेयर करेगा, एक बेटर बॉन्ड बनेगा इन केस ऑफ अमोनिया ड्यू टू द बेटर ओवरलैपिंग, ड्यू टू द बेटर चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट फॉर द लोन पेयर इन द स्मॉल साइज्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसलिए यहां पे जब आप अमोनिया से BiSC की तरफ जाओगे, लुईस बेसिक नेचर डिक्रीज करने वाला है। अमोनिया का लुईस बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा इस केस में, जस्ट बिकॉज उसका लोन पेयर एक छोटे साइज के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। छोटे साइज के ऑर्बिटल्स में चार्ज डेंसिटी बढ़िया है, ओवरलैपिंग बढ़िया होगी। इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे इनका बेसिक नेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर्स याद कर सकते हैं आप, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर्स याद कर लीजिए, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करते हैं, ग्रुप नंबर 15 आ गया। लेकिन आप यहां पे ऑब्जर्व करें कि मेल्टिंग पॉइंट तो अमोनिया का सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट BiSC का सबसे ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट का तो ऑर्डर लिखा ही है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप इस टेबल से देख सकते हैं, ये टेबल आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है। बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का सबसे ज्यादा क्यों, बिकॉज सॉलिड स्टेट में इसके पास एच बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। तो एच बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हुआ यहां पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट इसके ग्रुप में सबसे ज्यादा है। अब जैसे हाइड्रोजन तो सेम है, अब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे ऑर्बिटल्स की साइज बढ़ती जा रही है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, जहां पे बढ़िया बॉन्ड बनेगा वहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन प्रोसेस है, दैट विल बी मोर एक्सोथर्मिक। इस इन केस ऑफ अमोनिया, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ PS3, ASS3, SbS3, BiS3 दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड जहां पे बॉन्ड्स बढ़िया बन रहे हैं वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहां पे देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप। तो थर्मल स्टेबिलिटी अमोनिया की सबसे ज्यादा क्यों, बिकॉज वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो दिस इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर नीट एग्जाम। मूव करते हैं तो द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये बहुत सिंपल है। दो टाइप के सारे के सारे जो भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए यहाँ पे +5 एंड +3 टाइप के दो ऑक्साइड्स बनने वाले हैं। ये +3 और ये +5 के ऑक्साइड बनेंगे। E2O5 टाइप के ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है देन E2O3, बिकॉज E2O5 में यूजिंग द फजान्स रूल कोवेलेंट नेचर ज्यादा, जहां कोवेलेंट नेचर ज्यादा वहां पे एसिडिक नेचर भी क्या आएगा, ज्यादा आने वाला है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डाउन द ग्रुप जाने पे अगेन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा, तो बेसिक नेचर इनका क्या करेगा, बढ़ेगा। अब यहां पे N2O3 P2O3 AS2O3 एंड Sb2O3 Bi2O3, अगर आप इनके नेचर की बात करें तो ये N2O3 एंड P2O3 एसिडिक है, AS2O3 एंड Sb2O3 एम्फोटेरिक है, Bi2O3 बेसिक है। इन केस ऑफ +5 स्टेट ऑक्साइड्स, पेंटॉक्साइड्स, N2O5 से लेकर Sp2O5 ऑल आर एसिडिक एंड Bi2O5 इज बेसिक। ये इनका नेचर ऑफ ऑक्साइड है। N2O3 N2O5 में ज्यादा एसिडिक N2O5 है, P2O3 P2O5 में ज्यादा एसिडिक P2O5 है। ज्यादा कोवेलेंट नेचर, ज्यादा एसिडिक नेचर। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। रिएक्शन विद हैलोजन, अगेन ये ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे, EX3 EX5 टाइप के हैलाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, बिकॉज नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है। एंड यूजिंग फजान्स रूल हम ये बोल सकते हैं कि पेंटा हैलाइड्स क्या है, ज्यादा कोवेलेंट देन द ट्राई हैलाइड्स। कैसे निकाल सकते हैं आप ये बात,
पजांस रूल्स से बता सकते हैं। ठीक है, पेंटाहाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन द ट्राईहैलाइड्स, नाइट्रोजन पेंटाहाइड नहीं बना सकता। दो टाइप के पेंटाहाइड्स की फॉर्मेशन होती है, EX3 एंड EX5 के। अब जो ट्राईहैलाइड्स हैं नाइट्रोजन के, उनमें से NF3 इज द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ओनली NF3 क्या है, स्टेबल है। NCl3, NBr3, Ni3 स्टेबल नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन का छोटा साइज है और बाकी सारे एटम्स कैसे हैं, बड़े साइज के एटम्स हैं। इसलिए सिर्फ NF3 ही क्या है, स्टेबल है। बाकी सारे एलिमेंट्स के जो भी ट्राईहैलाइड्स बनते हैं सब स्टेबल है। बिस्मथ ट्राईहैलाइड्स बनाता है, ठीक है, और सारे ट्राईहैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3। BiF3 कैसा है, आयोनिक है। BiF3 कैसा है, आयोनिक है। राइट, BiF3 आयोनिक है, उसके अलावा जितने भी ट्राईहैलाइड्स हो सबके सब कोवेलेंट है। एंड अमंग द पेंटाहैलाइड्स ऑफ बिस्मथ सिर्फ BiF5 क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिर्फ BiF5 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर काफी अच्छा है, ये बिस्मथ को +5 स्टेट में ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Now coming to the reaction of group 15 elements with metals, तो यहां पे बेटा दो टाइप के, यहां पे जब भी रिएक्शन विद मेटल होगी तो ये फॉर्म करते हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने कंपाउंड्स की। -3 स्टेट में नाइट्राइड क्या होता है, N3-, फॉस्फाइड P3-, आर्सेनाइड AS3-, एंटीमनाइड SB3-, बिस्मिथाइड Bi3- की ये फॉर्मेशन करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ध्यान रखिए, एग्जांपल्स को भी ध्यान रखिए, यही एग्जांपल्स पूछे जाने वाले हैं आपसे अगर इनसे सवाल बनता है तो। चलिए अब ग्रुप नंबर 15 के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, द पेंटावैलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट E2O5 इज लेस एसिडिक देन E2O3 टाइप। E2O5 में कोवेलेंट नेचर ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग स्टेट। The acidic character of trivalent oxide of group 15 elements decreases down the group. E2O3 टाइप में डाउन द ग्रुप जाने पे या E2O5 टाइप में डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक नेचर बढ़ेगा, बिकॉज मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, तो एसिडिक नेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर डी हो गया। आई होप क्लियर होगा ये सवाल आपको। अब PCl5 नहीं पता लेकिन NCl5, PCl5 पता है लेकिन NCl5 नहीं पता। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता बिकॉज उसके पास वेकेंडरी ऑर्बिटल्स नहीं है। दैट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर। तो PCl5 वेकेंडरी ऑर्बिटल्स की वजह से फास्फोरस PCl5 बना सकता है, बट नाइट्रोजन में वेकेंडरी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन क्या करेगा बेटा, पेंटाहैलाइड्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इनमें से सबसे बढ़िया स्टेबल ट्राईहैलाइड नाइट्रोजन का कौन सा है, अभी पढ़ा, ओनली NF3 स्टेबल, NCl3, NBr3, Ni3 स्टेबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, ए विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम, वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इन केस व्हेन द ग्रुप 15 एलिमेंट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन घटती है, इसलिए BiS3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम, इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर सबसे ज्यादा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ओके, जस्ट गिव मी ब्रेक, वेट। या तो अब अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये JEE Main 24 में आया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, तो डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी घटती है, ये बात सही लिखी है।
द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी का ही उल्टा ऑर्डर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का होता है, ये बात भी सही लिखी है। सिर्फ दो ही स्टेटमेंट सही हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए आंसर 1 and 2। ओके, बेसिसिटी का ऑर्डर रिवर्स होता है, इसलिए गलत हो गया। और अमंग द हाइड्राइड्स BiS3 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इससे आप ये बात 3 and 4 स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए।